नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भरोसा, कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों का भरोसा चुनाव आयोग से इस कदर टूट चुका है कि संसद में सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, क्योंकि जो सवाल पूछे गए वो अनुत्तरित रह गए, सवाल फिर रिपीट किए गए। आयोग ने कहा कि हलफनामा दो और सुधार कराओ। वहीं सपा का कहना है कि यह रास्ता हम अपनाकर देख चुके हैं। आयोग और विपक्ष की एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आज स्थिति यह है कि क्या आयोग अपनी पीसी में निष्पक्षता के साथ सभी के सामने आ पाया? क्या संवैधानिक संस्था पर इतना ज्यादा संदेह जवाब नहीं मांगता? दूसरा ये कि विपक्ष को इसके लिए संसद चलने देना होगा। वैसे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, प्रस्ताव वाला कदम अगले सत्र में सरक सकता है। तो उनकी यानी विपक्ष की रणनीति क्या है? कौन अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर रहा? सरकार संसद में चर्चा करवा देती तो क्या यह रुक जाता? इसमें किसका घाटा और किसका कुछ नहीं जाता, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हेमंत भाई गोयल इस वक्त जुड़ रहे हैं और भी गेस्ट हैं जो धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ेंगे। हेमंत भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हेमंत भाई, आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस वार्ता की उससे सभी सवालों के जवाब आ गए? क्योंकि मैंने बहुत चाव से बैठकर उस पूरी प्रेस वार्ता को सुना। मुझे लगा कि मेरे पास विपक्ष को काउंटर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मैं कुछ जोड़ नहीं पाया खास अपने नोट्स में। देखिए स्वप्निल जी, जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने अपने हिसाब से सभी प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। ये बात अलग है कि वो उत्तर शायद राहुल गांधी को नहीं मिले होंगे या विपक्ष को नहीं मिले होंगे, क्योंकि जिस तरह के उत्तर वो चाहते हैं वो उत्तर तो और जिस उत्तर की वो उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव आयोग ये मान ले कि हाँ चुनाव चोरी हुआ, तो वो तो उनको नहीं मिल पाएगा। उसमें तो उनको नाउम्मीद ही होना पड़ेगा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि चुनाव आयोग है क्या। अब इसको समझने की आवश्यकता है। अब किसी भी प्रदेश की बात करें, प्रांत की बात करें, तो सबसे निचली इकाई बीएलओ, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद एसडीएम, फिर कलेक्टर और फिर चीफ इलेक्शन ऑफिसर। अब क्या इनकी नियुक्ति चुनाव आयोग करता है क्या उनकी नियुक्ति केंद्र की मोदी सरकार करती है क्या अमित शाह करती है क्या? इनकी नियुक्ति तो उस प्रदेश की सरकार करती है ना। ये जो मशीनरी, पूरी मशीनरी है जो वहां पर चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, ये पूरी मशीन तो उस प्रदेश सरकार की होती है ना। और फिर बीएलए भी होते हैं। अब वो बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट कहलाते हैं, वो हर एक के पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं ना। तो जो हर प्रदेश में जो मतदाता सूचियां तैयार होती हैं, उनमें तो बीएलए भी उसमें पूरी भागीदारी निभाती हैं। तो क्यों फिर अगर ऐसी बात है तो फिर क्या आप ये मान के चलिए कि तमाम जो प्रदेशों में जब विपक्षी दलों की सरकार बनी है और जहां पर विपक्षी दलों की सरकार रिपीट भी हो रही है, वो सब क्या वोट चोरी करके? नहीं, लेकिन मैं आपको काउंटर कर रहा हूं हेमंत भाई। चोरी शब्द से तो मुझे भी आपत्ति है। वोट चोरी तो राहुल गांधी भी अपने सबूतों के साथ नहीं साबित कर पाए, लेकिन गड़बड़ी वो साबित कर ले गए। कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ी एक तरह से चुनाव आयोग ने भी मान ली। उन्होंने कहा कि एक दो जगह नाम हो सकते हैं, इसका मतलब ये वोट चोरी थोड़ी ना है। तो उन्होंने ये माना है कि गड़बड़ी है, लेकिन क्या वो ये बता पाए कि ये गड़बड़ी कैसे हुई, इसमें जिम्मेदारी किसकी है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्वप्निल जी, क्या राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या कांग्रेस इस देश की राजनीतिक दल नहीं है? सभी की जिम्मेदारी है कि कैसे मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण हो सके। क्या इनके पास बीएलए नहीं है? क्या बीएलए को चुनाव आयोग द्वारा भागीदारी नहीं रखी जाती है क्या? अरे मैं कह रहा हूं ना, सभी कह रहे हैं, चुनाव आयोग भी मानता है। अब मान लीजिए कि ममता देवी जो बिहार की थी, उनकी अगर वोटर लिस्ट में जन्म तिथि गलत लिख दी गई, तो ये तो हो सकता है। अरे 90 करोड़। अरे पर आप उस पर कार्रवाई करें ना सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये किस आधार पर मान लिया कि कोई परमानेंटली पलायन कर चुका है? आपने ये किस तरह से मान लिया कि ये डेड लोग हैं, इनकी लिस्ट है? इसकी जांच किसने की? क्योंकि अभी तक जो गड़बड़ियां सामने आई है उससे बीएलओ ही घिर रहे हैं साहब। क्या पता पैसे लेकर कुछ किया हो, नहीं किया हो, नाम दो जगह जोड़ा हो, नहीं जोड़ा हो, किसको पता? नहीं, लेकिन हर एक प्रदेश में जो मशीनरी है वो तो उसी प्रदेश की सरकार की है ना। तो इसमें तो सारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार कैसे हो गया? उसमें तो ममता सरकार भी जिम्मेदार है, आप सरकार भी जिम्मेदार है, केजरीवाल की सरकार भी जिम्मेदार रही होगी, भगवंत मान की सरकार भी जिम्मेदार रही होगी, और कर्नाटक में तो फिर वो कलाई खोल दी ना।
वो दावे की पोल इन्हीं के मंत्री ने खोल दी ना। नहीं, पर आयोग क्या अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था? एक दो इंस्टेंस ऐसे आए, जैसे देखिए अभी कौन कौन से स्टेट हॉट चल रहे हैं। महाराष्ट्र चल रहा है, कर्नाटक चल रहा है, बिहार चल रहा है। बिहार वाले पर सवाल पूछा गया कि भाई बिहार में दस्तावेजों के बिना कितने लोगों ने फॉर्म जमा किए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जवाब बाद में देंगे। दूसरी बात यह है कि जितना भी प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया उसको किसी प्रेजेंटेशन से नहीं काटा गया, उसको सेंटेंसेस से ही काटा गया है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी मतलब इस चुनाव के प्रोसेस में लगे एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि यार स्वप्निल भाई, अगर आपत्ति आती ना तो मैं अपनी तरफ से 10 घंटे या 10 दिन के अंदर जांच करके फेंकता कि लो यार इसकी ऐसी तैसी। अब चुनाव आयोग का स्टैंड यह है कि नहीं, तुम आपत्ति लिखवाओ तो मैं जांच करवाऊंगा, ऐसे ही तुमने शक जाहिर कर दिया तो मैं जांच नहीं करवाऊंगा। देखिए मैं चुनाव आयोग को क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात आप बता दीजिए कि डीएनएज को किस लिए चुनाव आयोग द्वारा भागीदारी दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि जो चुनाव आयोग द्वारा जो मतदाता सूचियां तैयार की जा रही है उन पर वो आपत्तियां दर्ज करवाएं, समय रहते दर्ज करवाएं। अब अगर चुनाव होने के बाद और जब चुनाव अगर आपके पक्ष में है तो वो चुनाव ठीक है, चुनाव अगर आपके पक्ष में नहीं है तो वहां पर आपको आपत्तियां नजर आती हैं, आपको चुनाव आयोग गड़बड़ नजर आता है, आपको पहले ईवीएम मशीन आपको गड़बड़ नजर आती थी, अब आपको मतदाता सूचियां आपको गड़बड़ नजर आती हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की मंशा पर एक सवाल और बनता है, लेकिन हेमंत भाई एक सवाल और बनता है। चुनाव आयोग ने भी माना कि गड़बड़ियां तो है, मतलब इनडायरेक्टली तो मान ही लिया कि लिस्ट में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां तो है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, तो अगर ये गड़बड़ियां थी तो पिछले चुनाव में भी थी, उसके पिछले चुनाव में भी थी, उसके पिछले चुनाव में भी थी, है ना? तो क्या अभी तक अगर हम त्रुटि वाली लिस्ट से कर रहे हैं तो फिर उसके लिहाज से तो देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। मैंने आपको यही कहा कि आप उन दिनों को भी याद कर लीजिए ना, जब बूथ कैप्चरिंग होती थी। चुनाव आयोग नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। अब उस समय को भी और टीएन शेषन तो अकेले थे ना, तब कैसे कांग्रेस ने उस पर ये लागू किया कि तब नहीं, यहाँ पर और साथ में और दो इलेक्शन कमिश्नर भी होने चाहिए, क्योंकि टीएन शेषन किस तरह से जब शुद्धिकरण कर रहे थे, चुनाव आयोग को एक नई दिशा में ले जा रहे थे, तब कांग्रेस को आपत्ति हुई ना, और तब उन्होंने इसको मैं चुनाव आयोग से एक बड़े दिल की उम्मीद कर रहा था। अगर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिर्फ राहुल गांधी को जवाब देने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। जो भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए उनका जवाब सिलसिलेवार तरीके से देने से, ताकि हमारे दिमाग में जो भी भरा गया है या जो भी सामने आ गया है उसको हम काटने की परिस्थितियों में रहें। चुनाव आयोग की पीसी ऐसी होनी चाहिए थी। कल को तो फिर चुनाव आयोग अपने अंदर एक भीतर एक अलग से सेल बना लेगा कि ये राहुल गांधी के जवाबों का देने वाली टीम है, और वो उसको बिठा के रखेगा कि देखो भाई अगर एक भी सवाल पूछे तो जवाब दे देना। मैं चुनाव आयोग से इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था एक पत्रकार के तौर पर। मैं हेमंत भाई आपके पास आऊंगा, मेरे साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी ज्योति जुड़ी हुई है और कांग्रेस से राजकुमार शर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत कर रहा हूं। ज्योति, ओवरऑल समअप, अब इतना तो साफ है कि ये जंग विपक्ष वर्सेस चुनाव आयोग खुलकर बन चुकी है, लेकिन संसद में ज्यादा दिन बचे नहीं है। आपको जो भी करना है उसके लिए आपको संसद चलने भी देना होगा। संसद तो आप चलने नहीं दे रहे। ज्योति बोले। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, देखिए संसद में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ, मॉनसून सत्र समाप्ति की ओर है। और आज देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विपक्ष की, तो विपक्ष पर जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या वाकई महाभियोग की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ये कहा था कि काफी सहमति इस पर बन चुकी है। जैसे ही हम इस पर सहमति के साथ जैसे ही हम तैयार होंगे, इसका ऐलान यानी कि इसकी घोषणा जल्द ही आपको बता दिया जाएगा और घोषणा कर दी जाएगी। तो देखिए विपक्ष इस पर बचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सैयद नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जरूर बैठक के बाद ये जानकारी दी थी कि महाभियोग पर इस बैठक में चर्चा हुई है सीसी के खिलाफ और जल्दी। नहीं, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं तो अभी 2-3 दिन संसद और चलनी है। अगर आप ये करने वाले तो 2-3 दिन में करेंगे, नहीं तो अगले सत्र में भी आप इसी बर्ताव के साथ उतरेंगे। यही रणनीति है, तब तक इस मामले को हॉट करेंगे, क्योंकि आपने प्रदर्शन की रूपरेखा तो सितंबर-अक्टूबर तक की बना के रखी है। देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से विपक्ष का प्रदर्शन लगातार हम हर दिन देख रहे हैं, बल्कि आज भी देखिए संसद की एक और तस्वीर हमने देखी जहां शुभांशु शुक्ला पर चर्चा होनी थी, उस वक्त भी जो है देखिए विपक्ष प्रदर्शन करते हुए, हंगामा करते हुए दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर जो है देखिए पोस्ट लिखते हुए कहा कि विपक्ष का हंगामे की जगह
देश के भविष्य को किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता था, अंतरिक्ष के मामले पर अपनी राय दे सकता था, लेकिन वो राय देने की जगह सिर्फ विपक्ष हंगामा कर रहा था, जो कि बहुत निराशाजनक है। और इसके बावजूद भी देखिए SIR के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है ज्योति, आप मेरे साथ रहे। इंटरेस्टिंगली आज समाजवादी पार्टी वो जो इतने सारे कागज लेकर आई और समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग जिस कदम की मांग कर रहा है वो तो हम यूपी में उठा चुके हैं, फिर उस पर अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट रहा है। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, देखिए मैं मुझे खुद लगता है कि चुनाव आयोग ने तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, ठीक है। अब हम उसके आगे बात करते हैं, उसके आगे ये बात करते हैं कि साहब चुनावों में धांधली तो आप पर साबित हुई थी, जिसके बाद देश ने इमरजेंसी झेली थी, तो आप कर क्या रहे हैं? स्वप्निल जी, दाग शब्द होता है वो बहुत बुरा शब्द होता है। जिससे भी दाग लगता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस दाग को साफ करें। कल निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमारे कहावत बनी हुई है कि खोदा पहाड़ पीछ गया। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, खासकर उन इलाकों का, उन राज्यों का, उन जिलों का नागरिक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि निर्वाचन आयोग बहुत सावधानी पूर्वक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं के मन में जो भ्रम पैदा हुआ उसको दूर करने का प्रयास करेगा। नहीं, भ्रम पैदा किसने किया? भ्रम पैदा किसने किया? ये राहुल गांधी की इस प्रेजेंटेशन से पहले कोई चुनाव आयोग पर डाउट नहीं कर रहा था। ये भ्रम तो आपने भरा था साहब, आपने भरा, जिनके ऊपर एक बार चुनावों में धांधली साबित हो चुकी है इंदिरा गांधी के समय में। हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों का जो भ्रम है वो भारतीय जनता पार्टी की 14-15 साल से 11 साल से जो सरकार चल रही है उसने पैदा किया। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो लगातार इस भ्रम में पैदा हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग तो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का चैलेंज स्वीकार करे ना, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन का चैलेंज स्वीकार करे ना, हलफनामा दे दे तो हम मान लेंगे आप सियासत नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सियासी प्रयोग कर रहे हैं आयोग के खिलाफ। स्वप्निल जी, समाचार जिम्मेदार चैनल है। अगर हम डिबेट पे आए हैं और हम आपको ये कह रहे हैं कि आपकी टेबल कुर्सी ठीक नहीं है, तो वहाँ की जो चैनल के जो अधिकारी हैं या जो एंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप हलफनामा दो, तो हम स्वीकार करेंगे हमारी टेबल कुर्सी ठीक नहीं है। अच्छा, प्रोसेस क्या कहता है? अरे नहीं, 2 सेकंड, राजकुमार भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज की जांच हो उसका प्रोसेस क्या कहता है? लिखित में होगी या फिर ओरली होगी? राहुल गांधी के बोलने के एक एक शब्दों के मायने हैं। अरे भाई, प्रतिपक्ष के नेता, मैं मान रहा हूं आपकी बात, नहीं मैं मान रहा हूं आपकी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए राजकुमार जी, मैं कह रहा हूं मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बोलने की एक एक बात मायने रखती है, लेकिन सिस्टम भी तो कोई चीज होती है ना। सिस्टम तो यही है कि आप लिखित में दो और उस पर जांच होगी। बिना लिखित में दिए तो मैं आप पर आरोप लगा दूं साहब, पुलिस आ जाएगी कि आपके घर? नहीं आएगी ना, मुझे FIR तो करनी होगी ना। ये राहुल गांधी सिस्टम का हिस्सा है, प्रतिपक्ष के नेता है। राहुल गांधी जी ने अगर कहा चीन हमारी जमीन दबा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कोरोना आने वाला है तो बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने ये निर्वाचन आयोग पे जो वोटों का जो आरोप लगाया है ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज ये बात भले कम समझ में आ रही होगी, लेकिन निर्वाचन आयोग को समझ में आ गई है और देश के प्रधानमंत्री ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को भी समझ में आ गई है। ठीक है राजकुमार भाई, मैं अब अटल खंडेलवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। अटल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। अटल जी, मुझे एक बात थोड़ा सा बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर संसद में आप चर्चा करवा देते तो ये परिस्थितियां नहीं बनती? नहीं, ऐसा है स्वप्निल जी, आप गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इनफैक्ट ऐसे मान लीजिए ये परिवारवाद के जितने भी जो पार्टियां हैं उनका फिक्स नैरेटिव है कि वो क्या चिपकाना चाहते हैं किस पे, और वो एक साथ चिपकाते हैं। तो वो खत्म हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। अटल भाई, वो खत्म हो जाता ना, इतना मौका ही नहीं मिल पाता, ना उस रैली की जरूरत पड़ती, ना कैंडल मार्च निकलते, ना ये एपिसोड आता, ना चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आना पड़ता। कभी भी नहीं मानेंगे ये कोई और मुद्दा इसी टाइप, उसी के अंदर से कोई और मुद्दा छेड़ देंगे। आप याद करो, बिहार इलेक्शन, देखिए अभी तो बिहार इलेक्शन है,
कर्नाटका इलेक्शन के वक्त क्या मुद्दा छेड़ा था, याद है आपको? इन्होंने उस वक्त कहा था 40% कमीशन की सरकार, और इन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने तमाम कांग्रेस के लीडर यही बोलते रहे हैं, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, और आयोग पर आपने कभी सवाल नहीं उठाए? कंटिन्यू बोलते रहे। आयोग पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया? नहीं, आयोग पर हम सवाल उठाते हैं, आप भी उठाते हैं? नहीं, लेकिन आयोग पर इतना सा कि उनको हमें जो भी गड़बड़ लगती है हम उनको उस बारे में बता देते हैं, और वो स्पष्टीकरण दे देता है या अपने तरीके से कोई। तो आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ने कल स्पष्टीकरण दिया? बिल्कुल ज्ञान। मैं आपको सवाल गिना दूंगा जिसके जवाब नहीं मिले। आप एक भी सवाल बताइए जिसके जवाब नहीं मिले। गड़बड़ी कैसे हुई? एक बात बताइए। चुनाव आयोग ने ये तो माना है कि गड़बड़ी हुई, कैसे हुई नहीं बताया। नहीं, किसकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बताया। एक बात, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई ये भी नहीं बताया। किस पे? पहले तो आप ये बताओ कि गड़बड़ी किस पे होनी कह रहे चाहिए, हैं कौन सी गड़बड़ी हुई, ये बताइए कौन सी गड़बड़ी हुई। मैं बता रहा हूं। मैं इलेक्शन कमीशन में उन्होंने 2 मिनट सुनिए, मैं आपको गड़बड़ी बता रहा हूं ना। सुनिए, हाँ, केवल 1 मिनट। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है राजनीतिक पार्टियां वोटर लिस्ट बनाने के अंदर साथ ही होती हैं, दोनों तरफ की। और व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे बता रहा हूं कि जब भी चाहे राजस्थान के चुनाव हो, चाहे पंच के चुनाव हो, चाहे सरपंच के चुनाव हो, किसी की 2 हम जगह लोगों को देते हैं। किसी के 2 जगह नाम है, गड़बड़ी है या नहीं? देखिए, किसी का 2 जगह नाम है, गड़बड़ी है या नहीं? नहीं, मैं कैसे गड़बड़ी नहीं है? इसलिए आप स्वप्निल जी, आप हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। समझाइए। आपके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, डिवाइस कितना इलेक्ट्रॉनिक अपडेट था भारत, आज आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक अपडेटेड है। आज से पहले आधार कार्ड और वोटर आईडी क्यों नहीं ज्वाइन किया? मनमोहन सिंह जी के टाइम आ चुके थे ना डिवाइस। आधार कार्ड को तो इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि मानो। वोटर आईडी कभी डेथ से, आप कभी भी डेथ से लिंक हुआ क्या? क्यों चेक नहीं हुआ? आज हो रहा है ना, पर क्यों चेक नहीं हुआ? बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना कि गड़बड़ी नहीं है, गलत है। ऐसा नहीं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें समयबद्ध तरीके से दूर होती है। है। अब तक त्रुटि वाली लिस्ट ही तो चुनाव हो रहे हैं साहब, सवाल क्यों नहीं लगेंगे? सुनो, अभी भी कोई अगर हम कभी भी चुनाव आयोग को लिखित में लिख करके देते हैं ना कि ये त्रुटि हुई है, तो वो उसका जवाब देता है। कोई नाम कट गया है तो वो उसको जोड़ देता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा कि ये व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए। आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं, आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि अगर लिखित में नहीं देंगे तो जांच नहीं होगी। किसका? किसी भी चीज में लिखित में नहीं देंगे तो जांच नहीं होगी। देखिए, बात मतलब चुनाव आयोग चाहता ही नहीं कि हम क्लीन होकर सामने आए। क्लीन हो रहे हैं ना, कहाँ हुआ? क्लीन होने के लिए तो SIR की जाती है, समय समय पर की जाती है। ये भी उसी का कारण है। अब देखिए ना, जब हो रहा है, जब किस तैयारी के साथ आए? जब वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन किस तैयारी के साथ आया था? वोटर लिस्ट है, जब उसने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जवाब बाद में देंगे। राजनीतिक दल किस तरीके से हाय तौबा कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कल कुछ सवालों पे कहा कि हम जवाब बाद में देंगे, तो आप तैयारी के साथ आए नहीं थे। आप सिर्फ राहुल गांधी को जवाब देने आए थे, आप देश को समझाने नहीं आए थे कि कुछ गड़बड़ियां है ही नहीं। पहली बात समझिए स्वप्निल जी, मैं बोल रहा हूं कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी है ही नहीं। अरे सर, मैं खुद माना इलेक्शन कह रहा कमीशन, हूं। इलेक्शन कमीशन ने खुद माना सर। इलेक्शन कमीशन ने क्या उसने ये कहा कि सुनिए, मैं आपको 2 पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। सपोज करिए मैं इस शहर में रहता हूं और मैं दूसरे शहर में चला गया। हाँ। पहले आपने ये कैसे मान लिया कि वो परमानेंटली चला गया? इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे मान लिया कि वो परमानेंटली चला गया? अब इसलिए ऐसे समझिए कि पहले कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था क्या? मैं राजस्थान आ गया। अब होता था, मैं राजस्थान आ गया। हो रहा है ना, मैं हैदराबाद से राजस्थान आ गया और राजस्थान से एक दिन में छत्तीसगढ़ लौटूंगा। चले जाइए। छत्तीसगढ़ वाला कैसे मान लिया कि मैं कभी लौटूंगा ही नहीं? नहीं, चले जाइए, आपको अब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो रहा है। तब तक लिस्ट गलत है। नहीं, तो चुनाव आयोग यही तो मान रहा है ना, स्वीकार कर रहा है कि गड़बड़ियां हैं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, गड़बड़ियां नहीं, ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं है। देखिए, सुनिए, चोरी शब्द अलग है, चोरी नहीं है, गड़बड़ी शब्द अलग है। और गड़बड़ी, आप उस स्थितियों को भी समझिए कि भारत देश के अंदर पहले इस तरीके की कोई डिवाइस मैकेनिज्म नहीं था। अब जाकर के वो डिवाइस मैकेनिज्म है। ठीक है। तो कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। राजकुमार शर्मा जी, मुझे थोड़ा सा ना ये इस बात से प्रॉब्लम है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। आपका मजाक हुआ। क्या कांग्रेस के टाइम नहीं हुआ क्या? अरे हुआ, मैंने खुद अभी बताया। तो आज ये चला करके नैरेटिव फिक्स करने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर अटल भाई, मैं वही कह रहा हूं, वो वही नैरेटिव को ध्वस्त करने का एक तरीका संसद भी हो सकता था, जो नहीं हो पाया। संसद। राजकुमार शर्मा जी, मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे, मुझे चोरी साबित करो। आप ये बता रहे हो कि ये अब नहीं है, या आप बता रहे हो कि इसके नाम 4 जगह है, 8 जगह है, आप ये बता रहे हो कि
साहब किसी वोटर के सामने ये जो 1 2 3 4 लगा है वो क्या क्लासिफिकेशन है, इसका जवाब इसी ने दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। इसका जवाब ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। ये चोरी क्या है, ये चोरी कहां से है, चोरी समझाइएगा अगर चोरी का मीनिंग आप समझते हैं तो। स्वप्निल जी, मरे हुए व्यक्ति जो कागजों में मर गए हैं वो तो अगर तो वही तो SIR होती है। SIR होती क्या है? अरे तो फिर पिछला चुनाव गलत था क्या अटल भाई? अरे कौन सा चुनाव? तो SIR अब हो रही तो क्या SIR के पहले चुनाव नहीं थे क्या यार? पहले चुनाव होते तो बकायदा जिस भी स्टेट में चुनाव होते प्रोवाइड की जाती। राजकुमार शर्मा, अगर किसी के नाम 2 जगह है तो वो अगर वो 2 जगह वोट डाल रहा है तो वो ये वोट चोरी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट में ही गलती है। आप गड़बड़ी को गड़बड़ी बोलिए, आप चोरी क्यों बोल रहे हैं? स्वप्निल जी, इस देश में इतने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं बार बार? ये चिंता का विषय है। स्वप्निल जी 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। अरे राजकुमार जी, अगर आपको मैं बोलूं कि आपका नाम राजकुमार शर्मा है और आप बोलो नहीं है तो हो गया ना प्रश्न खड़ा। तो आप जांच कराएंगे? तो एक बात आप जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे ना, तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा ना। दिक्कत तो यही है अटल भाई। गलत कह रहे हो आप। इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो कह रहा है आप लिखित में तो 2 ही जांच करेंगे। अगर ऐसा होता तो कर्नाटक के ही एक मिनिस्टर है नहीं, मैं कहूं इलेक्शन कमीशन ना माने, नेता प्रतिपक्ष कहेगा तो मानेंगे। उन्होंने यही तो बोला कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त में यही कांग्रेस हमारी सरकार ने ऐसा क्यों होने दिया? ठीक है। राजकुमार शर्मा, चोरी साबित करो साहब, आपको चोरी साबित करनी है। जी, मैं एक बात का सिंपल सा निवेदन करना चाह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अभी कुछ महीने पहले हमारे हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अचानक 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और युद्ध विराम हो गया। अरे दादा, आप कहाँ बात ले गए भाई? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे प्रश्नों का, हिंदुस्तान के मतदाताओं के प्रश्नों का जवाब नहीं हुआ। ये जो प्रश्न हिंदुस्तान में बार बार खड़े हो रहे हैं, ये लोग कांग्रेस अलाइड लोग हैं, वो देश को कमजोर, वो पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, विचारधारा का नहीं। 2 मिनट, देश को कमजोर होकर के दिल्ली का रुख कर रहा हूँ। ज्योति मेरे साथ है, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। ज्योति, मैं आपके पास आ रहा हूँ। INDIA ब्लॉक की अगली रणनीति क्या है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ज्योति, INDIA ब्लॉक की अगली रणनीति क्या है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि समय के साथ कभी कभी हवा मिल रही है, कभी कभी हवा निकल रही है, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं INDIA की अगली रणनीति क्या है? क्या राहुल गांधी, भाई आप अगर मैदान में कूदे हो तो चैलेंज स्वीकार करो। इलेक्शन कमीशन ने आपको चैलेंज दिया है, आप चैलेंज स्वीकार करो। इलेक्शन कमीशन गलत होगा तो गलत साबित हो जाएगा। ना माफी ना हलफनामा, संवैधानिक जितने भी हथियार हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन किया जाएगा। वोट चोरी हो या फिर कोई और मुद्दा हो, उसे लेकर संसद नहीं चलने दी जाएगी। और वहां भी हो, क्योंकि देखिए विपक्ष जानता है कि संसद के अंदर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो मैजिक नंबर जिसे सब जानते हैं वो इतना हासिल कर पाना आसान नहीं है। इसीलिए देखिए गौरव गोगोई ने साफ कर दिया कि सहमति काफी लोगों की बनी है, लेकिन इसकी घोषणा आपको बाद में की जाएगी। बाद में, यही तो रणनीति है ना भाई। अभी 2-3 दिन बचे संसद में, आके कर लो, दूध का दूध पानी का पानी कर लो। लेकिन नहीं, तब जो प्रदर्शन की रणनीति बनाई है उसके लिए दिन कहां बचेंगे? तो हम पहले प्रदर्शन करेंगे और अगला सत्र बिगाड़ेंगे। इससे यही रणनीति शायद INDIA ब्लॉक की होगी। और नहीं तो अभी 2-3 दिन संसद चलनी है ना, एक बार संसद चलने दो और करके देख लो। और दूसरा ये महाभियोग शब्द का इस्तेमाल विपक्ष गलत कर रहा है। महाभियोग, अरे भाई आप रिमूवल प्रस्ताव लेकर आएंगे, आप इस बात को समझिए। ये टेक्निकल सी बात है। मैं हेमंत भाई गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे 2-3 चीजों से आपत्ति है हेमंत भाई। मैं पहले तो ये कह रहा हूं कि ये कहना कि विपक्ष धमकी दे रहा है गलत है। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है या विपक्ष रिमूवल वाला प्रस्ताव लाता है तो वो उसका अधिकार है। ये धमकी देना नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब से पहले ये कब हुआ? कभी नहीं हुआ। संसद आप चलने नहीं दे रहे, चलने ही नहीं दे रहे। ये सारी चीजें वहीं तो सॉल्व होंगी ना। और अब अगर आप एक दिन के लिए चलने देंगे तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग भी चले तो हम जैसा कहें वैसा चले, सुप्रीम कोर्ट भी चले तो हम जैसा कहें वैसा चले। ये होता है क्या? ये इस डेमोक्रेसी में पॉसिबल है क्या? हेमंत भाई। स्वप्निल जी, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी और देश के विपक्षी दल डीप स्टेट ताकतों के प्रेशर में काम कर रहे हैं क्या? कि आप टाइमिंग देखिए,
जब अमेरिका देश को कमजोर करना चाहता है, आज देश की ताकत के सामने वो झुकना, वो चाहता है कि देश, आज भारत इतना मजबूत हो कैसे गया, आज अमेरिका बिल्कुल ये उसको अच्छा नहीं लगता कि भारत इतना मजबूत कैसे है। तो क्या राहुल गांधी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि देश मजबूत कैसे है? कभी अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़ा करना, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, तमाम एजेंसियों पर सवाल खड़ा करना, क्या देश की लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं? क्या मुझे आप बताइए, चोरी शब्द कहां से लेके आए? क्या संसद ही पैदा करके? नहीं, तो आपने जो कहा ये आपके व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आपका एनालिसिस हो। आप ये कह रहे हैं कि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? बिल्कुल, इस तरह की चर्चा है। ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, इस तरह की चर्चाएं हैं कि क्या ये विपक्षी दल क्या विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं क्या? क्यों इस तरह की बातें हो रही है? क्योंकि नहीं, केवल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा रहा, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव जीते 3 बार, वो चुनाव चोरी करके जीते हैं, चुनाव आयोग की मदद से जीते हैं। जनता ने उनको चुन के नहीं भेजा, जनता ने उनको निर्वाचित नहीं किया, क्योंकि और नहीं, मैं यहाँ पे क्लोजिंग में एक बात बोलना चाहता हूँ, तमाम गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें। और राजकुमार भाई, मैं आपको भी एक बात कह रहा हूँ, ये सारी चीजें ना बांग्लादेश से मैच होती दिखती हैं। देखिए, बांग्लादेश में भी चीजों की शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि प्रधानमंत्री गलत तरीके से बनी है, प्रधानमंत्री को वोट चोरी कर बनाया गया है, और उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी। इस देश में बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बन सकते, ये इस देश का फाइबर ही नहीं है कि उस तरह की चीजें बने। तो मुझे लगता है कि आपके पास सही रास्ते हैं, आपका पूरा अधिकार है, आप उन रास्तों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और रही बात, अगर विपक्ष नैरेटिव बनाने में सक्सेसफुल रहता है, तो अटल भाई वो इसलिए रहता है क्योंकि आप लोग उस नैरेटिव को बनने की स्पेस दे देते हैं। इस पर आपको भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।